हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों प्रश्नावली 3.3 से पहले मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड्स में आपको कंप्लीट करा रखा हूँ। ठीक है। तो अगर आप प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और बच्चों ये जो प्रश्नावली 3.3 है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं आपको टिक कराते चलूंगा। ठीक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपको प्रतिस्थापना लिखा है। ठीक है। पर यहाँ पर प्रतिस्थापन होना चाहिए। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है। यानी कि ये जो आपको समीकरण दिया गया ना, पहले इसको आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, फिर आपको बताना है कि भैया आपको कौन सा विधि इसमें आपको अच्छा लगा। ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो आपको इस प्रकार से दो समीकरण दिया है। पहला दिया है x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 4 दिया है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आओ पहले के पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है। प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 के अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दो समीकरण दिया है। ठीक है। पहला आपको जो समीकरण दिया है वो दिया है आपको x + y = 5 दिया है। ठीक है। वह जो दूसरा आपको समीकरण दिया है वो आपको 2x - 3y = 4 दिया है। ठीक है। इस प्रकार से आपको समीकरण दिया है। ठीक है। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है। पहले लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है। यानी कि पहले विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको जो पहला समीकरण दिया है वो आपको x + y = 5 दिया है। ठीक है। ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है। और दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x - 3y = 4 दिया है। ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में हम x वाले को या y वाले को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी कि काटते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, x है और यहाँ पर 2x है। ठीक है। तो इनको क्या करना होगा, हमको दोनों को बराबर आपको करना होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर आपका 2x है तो ये भी आपका 2x होना चाहिए अगर x वाले को काटोगे तब। ठीक है। अगर y वाले को अगर आप काटना चाहती हो तो देखो यहाँ पर आपका -3y है और यहाँ पर क्या है, y है। ठीक है। तो ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर -3y है तो यहाँ पर भी आपका -3y होना चाहिए। ठीक है। या +3y होना चाहिए। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2x है, यहाँ पर आपका x है। ठीक है। देखो हम पहले क्या करेंगे ना, हम पहले इस x वाले को एलिमिनेट, यानी कि x वाले को हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट यानी कि काटेंगे। ठीक है। तो x वाले को काटने के लिए हम क्या करेंगे, उसका गुणांक आपका सेम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है, इसका 1 है। ठीक है। तो ये इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको 2x बनाना होगा। ठीक है। तो 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 के x का जो गुणांक होगा उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। देखो अगर हमको x को काटना है तो हम क्या करेंगे, इस x का गुणांक यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में कर देंगे। ठीक है। और इस x का गुणांक आपका क्या है, 1 है तो 1 का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा 2x ये हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 2x होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से x वाला जो टर्म है वो आपका एलिमिनेट, यानी कि x वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से पहले हमको क्या करना है, दोनों को सेम सेम बनाना है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का गुणा अंदर करोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x + 2 का गुणा y में करोगे तो 2y = 2 का गुणा 5 में करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 1 का गुणा 2 में करोगे तो यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा। 1 का गुणा -3y में करोगे तो -3y = 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है। दोनों प्लस है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, घटाने पर। ठीक है।
क्या लिखोगे, घटाने पर। जब घटाने पर लिखोगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, चिन्ह में परिवर्तन कर देना होगा, ठीक है, यानी कि चिन्ह को हम बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका 2y और 3y दोनों, यानी कि दोनों प्लस में, तो दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा आपका, 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का 10 है, ये माइनस का 4 है, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, देखो 5 गुणा में इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू हमारा आ गया 6/5, ठीक है। y का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लिए। अब हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब x का मान ज्ञात करना है तो इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको सिंपल पड़े x का मान निकालने के लिए उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमको समीकरण नंबर 1 में सिंपल पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रख रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान क्या है, y का मान आपका 6/5 है, और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर बराबर में आपका 5 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू आपका 5 है, ठीक है। 6/5 इधर प्लस का है, उधर भेजोगे तो आपको माइनस का हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो आपका 19 बचेगा, और बट्टे में आपका क्या है, 5 है, ठीक है। यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 19/5 आ गया, ठीक है। x का मान क्या आ गया, 19/5 आ गया, और यहाँ से y का मान कितना आ गया, 6/5 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक बार देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देखो पहले आपको दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। दोनों समीकरणों को इस प्रकार से पहले लिख लोगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आप इस प्रकार से बना लोगे, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि दोनों समीकरणों में x वाला और y वाला, ठीक है, कोई एक ना एक हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो आपका 1x है, यहाँ पर आपका 2x है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुणा कर इन दोनों को हमने बराबर किया इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर बराबर नहीं होगा तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणा कर हम बराबर करेंगे, ठीक है। अब गुणा किस प्रकार से करना है ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो अगर हम इसको बराबर करने की बात करें, यानी कि x वाले को जब आपको बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे ना, ये जो समीकरण नंबर 2 है ना, इसमें जो x का गुणांक है वो 2 है, तो 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे, ठीक है। और इसमें देखो x का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा हम इसमें कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो ये जो x वाला टर्म है वो दोनों क्या आ जाएगा, सेम, यानी कि बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब x वाला जो टर्म है बराबर आ गया, यानी कि सेम आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। विलोपन विधि थोड़ा सा शॉर्ट विधि होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखो विलोपन विधि से हमने सॉल्व कर लिया। अब प्रश्न में आपको कहा था कि विलोपन विधि के सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो पहला समीकरण आपको क्या दिया है, पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण आपको क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है, ये आपको दूसरा समीकरण दिया है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 से x या y का मान निकाल कर हम उसमें क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे y के पदों में, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 है, y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से हमने यहाँ पर x का मान y के पदों में इस प्रकार से ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है ना बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर,
ठीक है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकती हो कि ये जो x का मान है समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इस प्रकार से भी लिख सकती हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा जो समीकरण 3 का मान है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है। यानी कि ये जो x का मान है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, 2x है, तो यहाँ पर 2 हो गया। x के स्थान पर क्या रखेंगे, x के स्थान पर हम रखेंगे 5 माइनस वाई। ठीक है। और यहाँ से आपका माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का गुणा 5 में कराओगे तो 5 दूना 10, माइनस 2 का गुणा y में कराओगे तो 2y, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो माइनस 2y माइनस 3y आपका माइनस का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से आपका 4 है, प्लस का 10 उधर का जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू, देखो माइनस 10 में से प्लस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट कर दो तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आपका 6 है, 5 गुणा में आ जाएगा बट्टे यानी कि भाग में। ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से जो y का मान है वो कितना आ गया आपका, 6/5 आ गया। ठीक है। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 या 2 या 1 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो जिसमें सिंपल पड़ेगा उसमें आप रखोगे। ठीक है। तो सिंपल किस में पड़ेगा, आपका समीकरण नंबर 3 में पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट x के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से जो समीकरण नंबर 3 है वो क्या है, x इज इक्वल टू 5 है, माइनस y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर हम 6/5 रखेंगे। ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो x इज इक्वल टू 5 पचे 25, 25 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 19 बचेगा, और बट्टे में क्या जाएगा 5। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, x का मान याद करना है। ठीक है। तो यहाँ से x का मान और y का मान दोनों इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया। ठीक है। यानी कि निकाल लिया। और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था वो विलोपन विधि से सॉल्व किया था। ठीक है। तो आपको कौन सा सरल लगा, विलोपन विधि आपको सरल लगा कि प्रतिस्थापन विधि आपको सरल लगा। ठीक है। अभी यही आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है। अगर आपको विलोपन विधि अच्छा लगा तो यहाँ से आप लिख दोगे अतः। ठीक है। देखो पहले यहाँ से आपको बता देना है कि अतः जो x का मान है वो आपका 19/5 है। ठीक है। वह जो y का मान है वो आपका 6/5 है। ठीक है। और आपको ये भी बता देना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है। तो यहाँ से हम बता देंगे कि विलोपन विधि ठीक है। देखो यहीं पर लिख देते हैं, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है। इस प्रकार से आपको बता देना है। ठीक है। अगर आपको विलोपन विधि मतलब अगर आपको विलोपन विधि सरल नहीं लगता, प्रतिस्थापन विधि सरल लगता है, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, अधिक उपयुक्त है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बता देना है। ठीक है। यानी कि जो सरल लगे वो आपको बता देना है कि वो अधिक उपयुक्त है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है 3x + 4y इज इक्वल टू 10 और 2x - 2y इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिया गया है। अब दोनों समीकरणों को पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो आपको एक समीकरण दिया है 3x + 4y इज इक्वल टू आपको 10 दिया है। ठीक है। वह दूसरा समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x - 2y इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको दोनों समीकरणों को इस प्रकार से लिखना है। देखो यहाँ पर आपका क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। ठीक है। और यहाँ से आपको एक दिया है 2x - 2y इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, देखो अगर x वाले टर्म की बात करें तो यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ पर आपका 2x है। ठीक है।
वाई वाले की बात करें तो यहाँ पर आपका 4y है, यहाँ पर 2y है, ठीक है। यानी कि कोई भी आपका समान नहीं है। तो हमको समान करने के यानी कि दोनों का मान बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर आप x वाले को अगर बराबर करना चाहते हो तो x वाले का जो गुणांक है ऊपर नीचे आप गुणा कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर x का गुणांक आपका 2 है, तो 2 का गुणा आप क्या करोगे, इसमें करोगे, ठीक है। और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो 3 का गुणा आप समीकरण नंबर 2 में कर दोगे, ठीक है। जब गुणा करोगे तो यहाँ से जो x वाला टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो 2 का गुणा जब 3x में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 10 का गुणा 2 में करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का गुणा इसमें कर दो तो 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 दूना 6y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे घटाने पर, ठीक है। घटाने पर, जब घटाने पर लिखती हो तो यहाँ पर क्या करोगे आप, चिन्ह में परिवर्तन कर दोगे, ठीक है। यानी कि ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, एंड ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 6x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका देखो 8y प्लस का है, 6y भी प्लस का है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 20 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। यानी कि y की बात करें तो y इज इक्वल टू 14, 14 यहाँ पे गुणा में तो आ जाएगा बट्टे में, तो 14/14 आपका एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो y का मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। y का मान बच्चों देखो 1 आ गया, तो इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको सरल पड़े बच्चों उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई का मान क्या है, 1 है, और इज इक्वल टू क्या है, 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणे 1 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, बराबर में 10 है। तो 3x इज इक्वल टू 10 प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। तो x इज इक्वल टू देखो यहाँ पर 6 है, 3 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, संख्याएं कट रही तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना था, ठीक है। अगर देखो आप आंसर को चेक करना चाहते हो कि यानी कि ये जो x का मान है, ये जो y का मान हम निकाले वो क्या वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पर आपका क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है आपका, देखो समीकरण नंबर फर्स्ट है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। यानी कि जब हम x का मान और यहाँ पर y का मान, ठीक है, अगर इन x का मान और यहाँ पर y का मान हम रखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो 10 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका 3 है तो 3 हो गया, गुणे x का मान क्या था, x का मान हम निकाले 2 था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, प्लस y की 4 है तो, और इंटू y की बात करें तो y का मान यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, हमारा 10 आना चाहिए, यानी कि इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया, प्लस 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। तो 6 और 4 जोड़ोगे तो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x और y का मान क्या है, हमारा सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या नीचे लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम दोनों समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे। देखो पहला आपको समीकरण जो दिया था वो है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, आपको ये दिया था पहला समीकरण, ठीक है। वही दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 या 2 से x या y का मान आप निकालोगे पहले, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो आपको किस में सरल पड़ेगा, देखो इसमें आपको समीकरण नंबर 2 में आपको क्या होगा, सिंपल पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, छोटा छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से हम x का मान y के पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 से,
ठीक है। आप समीकरण नंबर 1 से भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं कर सकते, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। समीकरण नंबर 2 से अगर हम बात करें, देखो एक्स इज इक्वल टू में आपका क्या है 2 है, ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। और देखो बच्चों 2 यहाँ पर गुणा में है, इसके बट्टे आ जाएगा यानी कि भाग में, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जो ये जो समीकरण नंबर 3 है हम समीकरण नंबर 2 से बनाए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, जिससे समीकरण नंबर 3 बनाओगे उसमें आपको मान नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण नंबर 2 से हम समीकरण नंबर 3 बनाए, तो इस समीकरण नंबर 3 का मान हम समीकरण नंबर 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ से देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3 है, ठीक है, और यहाँ x है, तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 2 + 2y बटा 2 रखेंगे, ठीक है। और प्लस है तो प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस 3 का गुणा 2 में कराओगे तो 3 दूना 6 मिलेगा, प्लस 3 का गुणा 2 में कराओगे तो 3 दूना 6y मिलेगा, और सबके बट्टे 2 आ जाएगा, और प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इस 2 का गुणा इस 4 में कर दो और 10 में कर दो, यानी कि सबके बट्टे से हट जाएगा, ठीक है। देखो पहले क्या करो ना, इस 4 में करो, तो यहाँ से जब इसमें करोगे यानी कि 6 + 6y प्लस 2 का गुणा 4y में करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, और सबके बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या है 10 है, ठीक है। तो 2 इधर बट्टे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 6 + 6y और 8y आपका मिलेगा 14y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इधर आपका बट्टे में उधर जाएगा तो गुणे में, यानी कि 10 गुणे 2 करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ से 6 इधर आपका प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 14y इज इक्वल टू 20 - 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 जाएगा तो आपका 14 बचेगा, यानी कि y इज इक्वल टू 14 बटा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रख दो y का मान। तो देखो समीकरण नंबर 3 है आपका x इज इक्वल टू 2 + 2 गुणे y के स्थान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और सबके बट्टे क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया 2 + 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा, और सबके बट्टे 2 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 + 2 आपका 4 होता है, और बट्टे में क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिए, और यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये इसमें से आपको कौन सा विधि अच्छा लगा, तो अगर आपको विलोपन विधि अच्छा लगा तो आप नीचे लिख दोगे, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा तो आप क्या नीचे लिखोगे, अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 करा है 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y + 7, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपको इक्वेशन दिया है वो आपको क्या दिया है, देखो आपको जो पहला इक्वेशन दिया है वो आपको दिया है 3x - 5y 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपको दिया है 9x इज इक्वल टू 2y + 7 दिया है, ठीक है। ये आपको दो समीकरण दिया गया है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो आपका जो समीकरण नंबर फर्स्ट है क्या है, वो है 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 9x इज इक्वल टू 2y + 7 दिया है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे ना, इसके फॉर्म में यानी कि इसके रूप में पहले बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9x
प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर x वाला टर्म और यहाँ पर x वाला टर्म, क्या ये दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ पर 9x है। ठीक है, तो दोनों आपका समान नहीं है। अब y वाला देखो, यहाँ पर आपका माइनस का 5y है, यहाँ पर आपका माइनस का 2y है। ठीक है, यानी कि दोनों अंक बराबर नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम क्या करते हैं ना, दोनों अंक को हम पहले बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें x वाले टर्म की, तो देखो यहाँ पर जो x वाला टर्म है वो 3x है, यहाँ पर 9x है। ठीक है, अगर गुणा करोगे यानी कि 9 से जब इसमें गुणा करोगे तो जो अंक होंगे वो क्या काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, x वाले को छोड़ो, हम y वाले को पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो y वाले को कैंसिल आउट करने के लिए पहले हम y वाले को सेम यानी कि पहले हम बराबर दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका 5y है और यहाँ पर आपका माइनस का 2y है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम पहले क्या करेंगे, y वाले को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस y का देखो यहाँ पर गुणांक क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, इस माइनस को छोड़ो, ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी रहे उसको छोड़ो, यहाँ पर देखो अंक क्या है, y का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर y का गुणांक आपका 5 है, तो 5 का गुणा हम किस में कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। ठीक है, जब इसका गुणा करोगे तो देखो यहाँ पर 5 दूना 10y मिल जाएगा आपको, और 5 दूना 10y यानी कि y वाला दोनों मान सेम आ जाएगा, जिससे y वाला टर्म आपका कैंसिल आउट यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो 2 का गुणा जब 3 में करोगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 5 में करोगे तो 5 दूना 10y हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 4 में करोगे तो 8 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब 5 का गुणा इसमें करो तो 9 पचे 45x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 दूना 10y हो जाएगा, और माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से आपका माइनस का 10y है, यहाँ पर भी माइनस का 10y है। ठीक है, यानी कि हमको चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। तो चिन्ह परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन कब हुआ, जब यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, अब घटाने पर लिख दिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये -45x में से जब प्लस का 6x घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 39x मिलेगा। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस से। ठीक है, और यहाँ पर देखो 35 में से 8 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 35 में से 8 घटाओगे तो आपको 27 मिलेगा, और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से आपका माइनस का 39x, ठीक है, प्लस 27 को उधर भेजोगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपको हो गया 27 बट्टे 39, गुणा में इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे संख्याएं कट रही है। ठीक है, तो काट दो। देखो 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटोगे तो 9 त्रिक 27 यानी कि ये 9 बार में कट जाएगा, और 3 से काटोगे तो 13 के 13, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39 यानी कि ये 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 9/13 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो x का मान है वो कितना आ गया, 9/13 आ गया। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे x का मान देखो किस में आपको सिंपल पड़ेगा। देखो सिंपल की बात करें तो समीकरण नंबर 1 ही में रख दो। ठीक है, अब 2 में भी रखकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 है क्या आपका, 3x - 5y - 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 है, x के स्थान पर क्या रखेंगे, x के स्थान पर आपका 9/13 रखेंगे। ठीक है, और माइनस का 5y, ठीक है, देखो माइनस का 5y माइनस का 4 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3 का गुणा 9 में करोगे तो 9 त्रिक 27। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5y माइनस का 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इस -5y को क्या करते हैं ना, उधर भेज देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 27/13 माइनस का 4 = 5y, उधर का जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो देखो 27 माइनस 13 चौक का कितना होता है, 13 चौक का 52 होता है। ठीक है, और बट्टे यानी कि सबके बट्टे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, = आपका 5y हो जाएगा। ठीक है, अब -52 में से अब 27 आपको घटाना है। ठीक है, जब 52 में से 27 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा -25 मिलेगा। ठीक है,
ये देखो माइनस वाला अंक जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा 13, ठीक है। 5 इधर आपका गुणा में है, इधर भी आएगा तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ से सिर्फ आपका y बचेगा, ठीक है। तो ये देखो 5 से और 25 काट दो, 5 एकम 5, 5 बचे 25, यानी कि जो y का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 5/13 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया, माइनस का 5/13 आ गया, और x का मान कितना आ गया, 9/13 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो जो आपको पहला समीकरण दिया है वो आपको दिया है 3x माइनस का 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। ये आपको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेना है। और जो आपको दूसरा समीकरण दिया था वो आपको दिया था 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 आपको दिया था, ठीक है। इसको आपको दूसरा समीकरण यानी कि समीकरण नंबर 2 बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, देखो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 2 से, ठीक है। देखो समीकरण 2 से बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपको यहाँ से 2y प्लस 7 9 गुणे में आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 3 बना लेना, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 बना लिए, यानी कि x का मान ये आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। अब 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण नंबर 3 हमने बनाया है ये समीकरण नंबर 2 से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे x का मान, देखो x का मान लिखो, या आप कह सकते हो कि समीकरण नंबर 3 का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, सॉरी 1 में रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 है, x के स्थान पर क्या रखोगे, x के स्थान पर आप रखोगे 2y प्लस 7/9, ठीक है। और माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो संख्याएं कट रही है, देखो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 का गुणा इसमें और इसमें कर दो, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 2y प्लस 7, 3 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 15y हो जाएगा, और 3 का गुणा 4 में करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों सबके बट्टे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, यहाँ पे देखो 2y है, यहाँ पर माइनस का 15y है, तो माइनस 15y में से प्लस का 2y घटाओगे तो माइनस का 13y आ जाएगा, ठीक है। और 12 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबके बट्टे क्या है, 3 है, ठीक है। सबके बट्टे 3 है, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि 3 इधर बट्टे में इधर जाएगा तो गुण में, यानी कि यहाँ से भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस का 13y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस का 13y इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू देखो यहाँ पर आपका 5 हो गया, 13 आपका क्या है गुणे में है, इधर लागो तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो ये माइनस इस प्रकार से लिख दो, ठीक है। यानी कि y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया आपका माइनस का 5/13, ठीक है। या भी इस प्रकार से कह सकते हो कि 5/-13, ठीक है। तो y का मान इस प्रकार से आ गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 है आपका x इज इक्वल टू 2, y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर हम रखेंगे माइनस का 5/13, ठीक है। और प्लस का 7, और सबके बट्टे क्या है 9 है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो x इज इक्वल टू इसका क्या करो, अंदर गुणा कर दो, तो 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10/13 हो जाएगा, प्लस 7, और सबके बट्टा क्या है 9 है, ठीक है। देखो 13 का गुणा 7 में करोगे तो 13 7 91, यानी कि यहाँ से आपका माइनस का 10 प्लस 13 7 91, और बट्टे में 13 है, ठीक है। और सबके बट्टे क्या है 9 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 91 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, माइनस का 81 बचेगा, ठीक है। और बट्टे में क्या है 13 है, ठीक है। और ये देखो सबके बट्टे क्या है, सबके बट्टे आपका क्या है 9 है, ठीक है। अगर इसको गुणा में परिवर्तन करो, इसका अगर इसको आप गुणा में परिवर्तन करोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/9 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9 एकम 9, 9 9 81, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया माइनस का 9/13, ठीक है। यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 9/13 आ गया, ठीक है, इस प्रकार से।
सॉरी बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो 91 में से 10 जाएगा तो कितना आपका बचेगा, आपका 81 प्लस का 81 बचेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला अंक यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। तो ये जो x का मान आएगा ये आपका प्लस का आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/13 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिखा दिया और यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व कर दिखा दिया, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 करा है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, और x - y/3 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल रूप में बनाएंगे, ठीक है। सिंपल रूप में बनाने यानी कि दो समीकरण बनाने के बाद हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया क्या है, ठीक है, पहले उसको लिख लेते हैं। देखो आपको एक समीकरण दिया है x/2, ठीक है, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू आपको -1 दिया है, ठीक है। वह दूसरा आपको जो इक्वेशन दिया था वो x - y/3 इज इक्वल टू 3 दिया था, ठीक है। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, पहले इसको यानी कि इन दोनों समीकरणों को पहले सही रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो 3 का गुणा x में करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2y में करोगे तो 2 दूना 4y हो जाएगा और सबके बट्टे 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर में -1 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x + 4y, इस 6 का गुणा इसमें कर दोगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेना, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 का गुणा इसमें करोगे तो आपका 3x हो जाएगा, -y सबके बट्टे 3 हो जाएगा, बराबर में 3 है। 3 यहाँ पर बट्टे में इधर भेजोगे तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 3x - y इक्वल टू 3 3 का 9, ठीक है। इसको आपको समीकरण नंबर 2 बना लेना है, ठीक है। तो इनको पहले सॉल्व कर इस सिंपल रूप में हमने इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। तो देखो विलोपन विधि से बात करें तो यहाँ पर आपका जो समीकरण नंबर फर्स्ट वो क्या है, आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, 3x - y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, देखो x वाला जो टर्म है वो भी 3x है और वो यहाँ पर भी x वाला जो टर्म है वो भी 3x है, ठीक है। तो ये जो x वाला है ना ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। देखो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख देना है घटाने पर, ठीक है। घटाने पर जब लिखते हो ना तभी चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अगर जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से घटाने पर किए तो इस प्रकार से आपको चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ा, ठीक है। यानी कि दोनों प्लस में था तो चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तभी ये आपका कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका प्लस का 4y और ये y मिलकर आपका कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, बराबर में -9 -6 आपका -15 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -15, 5 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। तो 5 एक कम 5, 5 3 15, यानी कि जो y का मान है वो कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों y का मान -3 आ गया। तो इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है, देखो समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जो y का मान है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 है आपका 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका 3x है प्लस 4y, y के स्थान पर क्या रखेंगे, -3 रखेंगे और बराबर में क्या है, -6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा -3 में करोगे तो -12 बराबर में -6, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -6 +12 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 6/3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया,
ठीक है, x का मान 2 आ गया और y का मान -3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम बात करें प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखो पहला समीकरण आपका क्या है, पहला जो समीकरण है वो आपका 3x + 4y = -6 है, और जो दूसरा है वो 3x - y = 9 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें पहले समीकरण की, तो पहला समीकरण है आपका 3x + 4y = -6 है, ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण है आपका 3x - y = 9 है, ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन से हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, x या y का मान हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे। ठीक है, या इस प्रकार से करूँ ना, देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में आपको 3x - y = 9 दिया है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से क्या करो, y का मान x के पदों में निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 से, देखो समीकरण नंबर 2 से अगर हम बात करें, ये जो माइनस का y है अगर इसको इधर भेजोगे तो प्लस का y हो जाएगा। बराबर में आपका देखो इधर आपका क्या बचेगा, इधर आपका 3x बचेगा, y तो उधर भेज दिए। ठीक है, और इस 9 को क्या करो, इधर भेज दो, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करो, समीकरण नंबर 3 बना लो। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हम 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो समीकरण नंबर 3 है हमने समीकरण नंबर 2 से बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो इस समीकरण नंबर 3 का मान क्या करेंगे इसमें, तो इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका 3x है। ठीक है, प्लस 4, y की बात करें तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 3x - 9 रखेंगे, और बराबर में -6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x प्लस 4 का गुणा इसमें कराओगे तो 4 × 12x हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 9 में कराओगे तो 9 × 4 = 36, बराबर में -6। ठीक है, तो 12x और 3x आपको मिलकर 15x हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू इधर -6 और ये देखो -36 उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा। ठीक है, तो 15x इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा तो आपका 30 बचेगा। ठीक है, यानी x इक्वल टू 30, 15 गुणा में आ जाएगा बट्टा में, तो 15 × 1 = 15, 15 दूना 30, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया बच्चों, x का मान 2 आ गया। ठीक है, अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखकर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लिखोगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो देखो समीकरण नंबर 3 है आपका y = 3 × x के स्थान पर क्या रखोगे, 2 रखोगे और -9, तो y = 3 दूना 6 हो गया, -9, तो -9 में से प्लस का 6 जाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो y का मान है वो कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान 2 और y का मान -3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें आपको पहले विलोपन विधि से सॉल्व करना था, फिर विलोपन विधि के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपके 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इस 5 क्वेश्चन में से 3 ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना बच्चों, इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन में से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो वो कौन से है, देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बच्चों आज की वीडियो में इन 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको क्या पूछा है, वह भिन्न पूछा है। ठीक है, तो भिन्न यानी कि x/y। ठीक है, हम मान लेंगे भैया जो भिन्न है वो आपका क्या है, x/y है। ठीक है, तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड के
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सिंपल मेथड से बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ से आपको प्रश्न में क्या पूछा है। देखो आपसे प्रश्न में करा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, यानी से आपको क्या पूछा है, भिन्न पूछा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, भिन्न मान लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम पहले आपको समझाए तो देखो भिन्न क्या होता है। भिन्न की बात करें तो भिन्न होता है आपका अंश बटा हर। ठीक है, भिन्न क्या होता है आपका, अंश बटा हर होता है। ठीक है, अगर हम अंश को x मान ले और हर को y मान ले, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम पहले लिखेंगे माना भिन्न का अंश। ठीक है, माना जो भिन्न का अंश है वो क्या है, x है। ठीक है, वह भिन्न का हर। ठीक है, जो भिन्न का हर है बच्चों उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो भिन्न का जो अंश है उसको हमने x मान लिया और जो भिन्न का हर है उसे हमने y मान लिया। तो यहाँ से अगर हम बात करें भिन्न क्या होगा, तो यहाँ से आपका जो भिन्न होगा, ठीक है, वो जो यहाँ से आपका जो भिन्न होगा वो क्या होगा, आपका x/y होगा। ठीक है, क्योंकि भिन्न क्या होता है आपका, अंश बटा हर होता है। ठीक है, तो अंश को हमने x मान लिया और हर को y मान लिया, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखो अब प्रश्न को बच्चों आप ध्यान से पढ़ो। देखो प्रश्न करा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, ठीक है, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। देखो और यदि हम अंश में एक जोड़ दे यानी कि अंश में क्या करें, एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे यानी कि y-1 एक घटा दे। ठीक है, एक घटा दे तो यहाँ से एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, तो वह भिन्न क्या होती है, एक में बदल जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो यहाँ y-1 इधर भाग में, इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा x+1 इज इक्वल टू y-1। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो आपको y-1 ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर पेन खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेन को ले लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y-1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। देखो यहाँ पर जो y है इधर प्लस का है, इधर लाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 1 है और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हो जाएगा x - y इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, अब देखो आगे प्रश्न क्या करा है। देखो आगे प्रश्न आपसे करा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, यदि अगर हम हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। ठीक है, देखो यदि अगर हम यहाँ से बात करें, देखो यहाँ पर आप लिखोगे द्वितीय स्थिति में। ठीक है, द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में अगर हम बात करें तो प्रश्न आपसे करा है, यदि हम हर में क्या करें, एक जोड़ दें। ठीक है, यानी कि आपका अंश तो ऐसे ही रहेगा, हर में क्या करेंगे बच्चों, एक जोड़ देंगे तो वो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से द्वितीय स्थिति में कहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का गुणा x में करोगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू y+1 का गुणा 1 में करोगे तो आपको y+1 ही मिलेगा। ठीक है, y इधर प्लस का इधर लाओ तो यहाँ से आपको हो जाए मिलेगा 2x - y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, इसको क्या करो, समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर कर x और y का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, देखो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, देखो समीकरण नंबर 1 है आपका x - y इज इक्वल टू -2 है। समीकरण नंबर 2 है आपका 2x - y इज इक्वल टू +1 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। ठीक है, यानी कि ये तो आपका सेम नहीं है। यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर भी y है। ठीक है, यानी कि ये y वाला टर्म हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, तो y वाले को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, पर देखो दोनों माइनस का है। ठीक है, तो दोनों माइनस का तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, अब चिन्ह परिवर्तन क्यों होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करोगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है बच्चों घटाने पर।
ठीक है। तो देखो ये प्लस माइनस का वाई, ये प्लस का वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या बचेगा, माइनस का 2x में से प्लस का एक x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा। इज इक्वल टू ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ से जो x का मान है बच्चों को कितना मिल गया, x का जो मान है वो प्लस का 3 मिल गया। ठीक है। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में रखकर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। देखो जिसमें आपको सिंपल पड़े उसमें आप रख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर है 1 आपका है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 है। ठीक है। तो x के स्थान पर तो आपका 3 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 है। ठीक है। तो 3 इधर प्लस का उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 को जोड़ोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ से जो y का मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। y का मान 5 आ गया और यहाँ पर जो x का मान है वो 3 आ गया। ठीक है। और यहाँ से अगर हम भिन्न की बात करें तो जो भिन्न था बच्चों वो हमारा क्या था, जो भिन्न था, भिन्न यानी कि अंश बटा हर होता है। ठीक है। तो अंश को हमने बच्चों यहाँ पर x माना था और हर को y माना था। तो x का जो मान है यहाँ पर प्लस का 3 है और जो y का मान है वो क्या है, प्लस का 5 है। ठीक है। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, आपका 3/5 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे बता देना है, अतः जो भिन्न है, ठीक है, अतः जो भिन्न है यानी कि x बटा वाई वो कितना हो जाएगा, आपका 3/5 है। ठीक है। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगर बच्चों देखो इसमें आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार बैक करना और एक बार फिर से देखना और अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है। ठीक है। तो जो पूछेगा हम उसी को मान लेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है तो यहाँ से हम मान लेंगे कि भैया नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और जो सोनू की वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। ठीक है। मानने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछ रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, नूरी की जो वर्तमान आयु उसे हम x वर्ष मान लेंगे और जो सोनू की वर्तमान आयु उसको हम y वर्ष मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है। माना नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी का जो वर्तमान आयु है उसको हम क्या करेंगे, x वर्ष मान लेंगे। ठीक है। वह सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु को हम क्या करेंगे, y वर्ष मान लेंगे। ठीक है। सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। इस प्रकार से हम मान लेंगे। ठीक है। अब देखो प्रश्न में बच्चों आपको क्या करा है, देखो प्रश्न में करा है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है। यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है। पहले यहाँ से 5 वर्ष पहले हम नूरी और सोनू की आयु पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है। यानी कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बात करें नूरी की आयु कितनी होगी, तो नूरी की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, x-5 होगी। ठीक है। देखो नूरी की जो आयु होगी वो कितना होगा, x-5 होगा। ठीक है। x-5 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार जो सोनू की आयु होगा वो क्या होगा, सोनू की आयु 5 वर्ष पहले जो सोनू की आयु होगा वो कितना हो जाएगा, y-5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको समझो ये कैसे हुआ, x-5 और y-5 कैसे हुआ। ठीक है। अब इसको समझो बच्चों। देखो
यहाँ से अगर हम बात करें, देखो आपको प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप अभी 15 साल की हो, ठीक है, जैसे मान लो अगर आप अभी 15 साल की हो, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों बताओ अगर 5 वर्ष पूर्व आप यानी कि 5 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या करोगे, 15 में से 5 को घटा दोगे, ठीक है। तो 15 में से 5 को घटाओगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पूर्व आप कितने साल के थे, 10 साल के थे, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और सोनू की भी वर्तमान आयु यहाँ से y वर्ष है, तो अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करें तो क्या करेंगे, यानी कि इस x में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, ठीक है। और इस सोनू की बात करें तो इस y में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वो क्या होगा, x माइनस 5 वर्ष होगा, और जो सोनू की आयु है वो क्या होगा, y माइनस 5 वर्ष होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु और सोनू की आयु ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखो प्रश्न करा है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। देखो पहले यहाँ से पहले इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखो ये आपका क्या है, ये आपके नूरी की आयु है, ठीक है, x माइनस 5 ये नूरी की आयु है, और ये y माइनस 5 जो है ये सोनू की आयु है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करा है, प्रश्न देखो करा है कि, देखो प्रश्न यहाँ से अगर हम बात करें तो प्रश्न करा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो नूरी की आयु, ठीक है, देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये पहले से क्या था, 3 गुना था, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम 3 का गुणा क्या करेंगे, सोनू की आयु में कर देंगे, ठीक है। अगर सोनू की आयु में 3 का गुणा करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम 3 का गुणा किस में करेंगे बच्चों, सोनू की आयु में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका x माइनस 5 है, ठीक है, और इज इक्वल टू 3 का गुणा y में कराओगे तो 3y हो जाएगा, माइनस 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका x प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 15 और प्लस माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, ठीक है। इसको क्या करो, समीकरण नंबर फर्स्ट बना लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपको प्रश्न करा है, देखो इसके बाद करा है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 10 वर्ष पश्चात पहले हम नूरी और सोनू की आयु पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 5 वर्ष पूर्व पहले ज्ञात कर लिया था इस प्रकार से, अब क्या करेंगे 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कहो या पश्चात कहो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। पश्चात कहे या बाद कहे तो वह एक ही बात है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद अगर हम बात करें नूरी की आयु, ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, देखो 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु होगा वो क्या होगा, x प्लस 10 होगा, ठीक है। अगर देखो वर्तमान आयु यहाँ पर हमने x वर्ष माना है, अगर 10 वर्ष बाद वो कितने साल का होगा, यानी कि 10 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नूरी की आयु होगा वो x प्लस 10 होगा, और सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु की बात करें तो सोनू का जो वर्तमान आयु हमने y वर्ष माना है, तो इसका जो 10 वर्ष बाद होगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो जैसे मान लो अभी आप कितने साल की हो, 15 साल की हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाओगे, तो आप क्या करोगे, 15 में 10 को ऐड करोगे, तो 15 और 10 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 10 वर्ष बाद आप 25 साल के हो जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर हमने नूरी की जो वर्तमान आयु था x वर्ष माना था और सोनू की वर्तमान आयु को हमने y वर्ष माना था, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद अगर हम बात करेंगे तो 10 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। देखो अगर यहाँ पर पूर्व या पहले रहेगा तो हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। यहाँ पर अगर बाद या पश्चात रहेगा तो हम वहाँ पर हम प्लस का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। अब देखो बच्चों यहाँ से हमने 10 वर्ष बाद नूरी की आयु और सोनू की आयु इस प्रकार से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दो वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। देखो प्रश्न करा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि देखो पहले यहाँ से क्या करो ना, पहले यहाँ से नूरी की आयु लिख लो 10 वर्ष पश्चात वाला, और यहाँ से सोनू की आयु लिख लो, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात वाला। देखो अब प्रश्न में आपको कराया ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 का गुणा हम किस में करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाए,
देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो प्रश्न करा है कि ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये दोगुना हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए 2 का गुणा हम क्या करेंगे, सोनू की आयु में करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका क्या है, x+10 है और इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 का गुणा अंदर कराओगे तो आपका 2y हो जाएगा, प्लस 2 का 10 में कराओगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x 2y को इधर लाओगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 20 है और प्लस का 10 उधर का जाएगा तो माइनस का 10, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। ये आपको समीकरण नंबर 2 बना लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण नंबर 1 मिल गया और समीकरण नंबर 2 मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर कर x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से क्या करते हैं ना, हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेते हैं, ठीक है, या आप विलोपन विधि भी यूज कर सकते हो, ठीक, जो आपको सरल पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विलोपन विधि यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका समीकरण नंबर 1 आपका क्या है, देखो समीकरण नंबर 1 है आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 है, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10 है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ठीक है, यानी कि दोनों सेम है, ठीक है। तो ये x वाला टर्म आपका कैंसिल आउट होगा, ठीक है। पर यहाँ पर दोनों प्लस में है, ठीक है। तो दोनों प्लस में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब चिन्ह का हमने यहाँ पर परिवर्तन किया तो यहाँ पर आपको लिख देना है घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो माइनस का x प्लस का x ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका माइनस का 3y में से प्लस का 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, इज इक्वल टू माइनस 10 मिलकर माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो और यहाँ से y का जो मान है वो 20 आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से जो y का मान कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब y के मान को हम क्या करेंगे, y के मान को हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर हम x के मान को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। आप समीकरण नंबर 2 में भी रखकर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 है आपका x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 है, ठीक है। क्या है आपका x माइनस 3y, ठीक है, 3y, y का मान क्या रखेंगे, 20 रखेंगे और इज इक्वल टू माइनस का 10 है, ठीक है। तो x माइनस 3 का गुणा 20 में करोगे तो 3 दूना 6 और 0 बढ़ा लो, इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x इज इक्वल टू माइनस का 60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60 उधर का जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस 60 में से 10 जाएगा तो कितना आपका बचेगा, प्लस का 50 बचेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो x का मान है वो कितना आ गया, 50 आ गया और जो y का मान है वो कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। और देखो, ठीक है, और यहाँ से हमने x को क्या माना था, देखो यहाँ पर जो x था वो आपका क्या था, नूरी की वर्तमान आयु था, ठीक है। और यहाँ पर जो 20 है, y का जो मान है वो क्या है, 20 है, यानी कि y को हमने सोनू की वर्तमान आयु माना था, ठीक है। तो नूरी की वर्तमान आयु कितना आ गया, यानी कि जो x का मान है वो 50 है, तो नूरी की जो वर्तमान आयु होगा वो 50 वर्ष हो जाएगा। और सोनू की वर्तमान आयु हमने y माना था तो y का मान यहाँ पर कितना आया, 20 आया। तो सोनू की जो वर्तमान आयु होगा वो 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ आप लिखोगे अतः अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, नूरी की जो वर्तमान आयु होगा वो कितना हो जाएगा, नूरी की जो वर्तमान आयु होगा वो आपका 50 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आपका, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप वर्ष लिख देना, ठीक है, यहाँ पर वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने नूरी की वर्तमान आयु निकाल लिया और सोनू की वर्तमान आयु निकाल लिया, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। और बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो क्या करना है, वीडियो को एक बार बैक करना है, एक बार फिर से रिपीट करके एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है।
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब संख्या की बात करें तो हम क्या करेंगे, संख्या को x और y मान लेंगे। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से आप मानोगे उसको भी आपको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, सिंपल मेथड से बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको बस। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपको क्या करना है, देखो आपको पहले संख्या आपको समझना है। ठीक है, देखो संख्या क्या होता है, अगर यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ये जो संख्या होता है, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर आपका 12 है। ठीक है, 12 क्या है बच्चों, आपका एक संख्या है। ठीक है, 12 में अगर हम बात करें तो ये जो 2 है ये आपका क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, ये जो 2 यानी कि ये जो 2 है वो आपका क्या है, इकाई होता है। ठीक है, और ये जो 1 होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, दहाई होता है। ठीक है, इसको समझो। ठीक है, ये 2 आपका क्या होता है, इकाई होता है, और ये जो 1 है वो आपका क्या होता है, दहाई होता है। ठीक है, अगर हम इस संख्या को ओपन करें तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक दहाई है। ठीक है, यानी कि हम 10 का गुणा 1 में करते हैं तब यहाँ पर हमको दहाई मिलता है। ठीक है, और प्लस ये आपका इकाई है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इस संख्या को खोलें तो इस प्रकार से आपका संख्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ना बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे इकाई और दहाई को। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पहले आप संख्या समझो क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें संख्या की, जैसे मान लो ये जो 12 है बच्चों आपका क्या है, संख्या है। ठीक है, 12 संख्या है, तो ये जो 12 में जो 2 है वो आपका क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, यानी कि जो राइट हैंड साइड का जो पहला अक्षर होता है वो आपका इकाई होता है। ठीक है, और ये जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 है ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका दहाई होता है। ठीक है, ये जो 1 है ये आपका दहाई होता है। ठीक है, अगर इस संख्या को ओपन करें, ठीक है, अगर इस संख्या को हम तोड़े तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो एक आपका दहाई है, यानी कि इसमें हम 10 का गुणा करते हैं। ठीक है, दहाई मतलब 10। ठीक है, और ये प्लस का 2। ठीक है, तो ये जो 2 है वो आपका इकाई है, एक दहाई है, तो इसको जब आप तोड़ोगे तो लिखोगे 10 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये 12 ही मिलेगा। देखो जैसे 10 का गुणा 1 में करोगे तो आपको 10 मिलेगा, प्लस 2, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने इस प्रकार से इसको तोड़ लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको इकाई और दहाई को पहले मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना इकाई का अंक। ठीक है, माना जो इकाई का अंक है वो क्या है बच्चों, वो x है। ठीक है, माना जो इकाई का अंक है वो क्या है, x है। ठीक है, वह जो दहाई का अंक है उसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इकाई के अंक को हमने x माना है, दहाई के अंक को हमने y माना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें संख्या की तो संख्या क्या हो जाएगा, देखो दहाई क्या है आपका, y है, तो दहाई में 10 का गुणा होगा। ठीक है, और इकाई आपका क्या है, x है, तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या सॉल्व किया था, देखो इकाई को अगर हम x माने, ठीक है, इकाई को हमने यहाँ पर x माने, अगर दहाई को y माने, ठीक है, इस प्रकार से, तो संख्या क्या होगा, देखो संख्या आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका 10 था तो 10 हो गया। इकाई को हमने क्या माना था बच्चों, इकाई को हमने x माना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ठीक है 10 हो गया, और यहाँ पर अगर हम दहाई की बात करें, देखो ये 10 है और ये 1 है। ठीक है, एक आपका क्या है, y है, तो 1 के स्थान पर y रखो, और प्लस 2 को हमने क्या माना था, यानी कि जो इकाई था वो 2 था। ठीक है, तो 2 को हमने यहाँ पर x मान लिया, तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 के स्थान पर x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से संख्या जो हो गया आपका वो 10y प्लस x हो गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न में आपको करा है बच्चों की, अब देखो बच्चों आपको प्रश्न में करा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, अंकों का जो योग है वो 9 है। ठीक है, अंक हमारे कौन कौन से, अंक जो है वो x और y है। ठीक है, तो इनका जो योग है वो कितना है, 9 आपको दिया है। तो संख्या के अंकों का जो योग है वो आपको 9 दिया है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझे। अब देखो आगे प्रश्न में क्या करा है, देखो अब यहाँ से प्रश्न में अगर हम बात करें तो प्रश्न में करा है इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, तो पहले एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाएंगे। करा है इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या आपका क्या है, संख्या आपका है 10y प्लस एक्स है। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना यानी कि 10y प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना कर दो। ठीक है, यानी कि 9 का गुणा कर दो, इज इक्वल टू, देखो संख्या का 9 गुना
संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब जो संख्या है उसमें जो अंक है ना बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे। तो देखो ये आपका संख्या है, इसमें जो अंक है वो आपका एक्स वाई है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 10y है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y के स्थान पर हम x ले लेंगे। ठीक है, प्लस x के स्थान पर y ले लेंगे। ठीक है, तो संख्या के अंकों को पलटने पर, ये हमने पलट दिया, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का क्या है, 2 गुना, यानी कि 2 गुना यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 9 का गुणा 10 में करोगे तो यहाँ से आपका 90y हो जाएगा, प्लस 9 का गुणा x में करोगे तो 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा y में करोगे तो 2y हो जाएगा। ठीक है, तो 90y है और यहाँ पर आपका 2y है, तो इसको क्या करो ना, इस 2y को इधर लाओ, क्या करो ना, देखो इन पूरे टर्म को क्या करो, इधर लाओ। तो यहाँ से आपका 90y है, प्लस का 2y इधर लाओगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 9x है, इस 20x को इधर लाओगे तो माइनस का आपका 20x हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, अब देखो 90y में से 2y घटाओगे तो यहाँ से आपको 88y मिलेगा। ठीक है, और माइनस 20x में से 9x जाएगा तो माइनस का 11x मिलेगा और बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से आपका 11 कॉमन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 88, यहाँ पर 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, 11 को कॉमन ले लो, 11 कॉमन करोगे तो यहाँ से आपका 8y हो जाएगा, माइनस का 11 कॉमन हो गया तो यहाँ से आपका सिर्फ x बचेगा, बराबर में 0। ठीक है, 11 गुणा में है, बट्टे में आएगा, यानी कि 0/11 आएगा तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका टोटल बचेगा 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको क्या करो, समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर कर x और y का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किस विधि से सॉल्व करोगे, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर सकते हो, विलोपन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो मर्जी, आप जिस विधि से सॉल्व करना चाहो उससे सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इस x का मान ज्ञात करते हैं। देखो x इज इक्वल टू, ये इस माइनस का x को अगर उधर भेजोगे तो इधर आपका क्या बचेगा, 8y बचेगा। ठीक है, इसको क्या करो, समीकरण नंबर 3 बना लो। ठीक है, अब इस समीकरण नंबर 3 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो समीकरण नंबर 3 है वो हमने समीकरण नंबर 2 से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये जो x इज इक्वल टू 8y है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे देखो x है तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 8y रखेंगे, और प्लस y इज इक्वल टू 9 है तो यहाँ से आपका y हो जाएगा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 8y और 1y और मिल जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 9y हो जाएगा इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9 गुणा में आ जाएगा, बट्टे में संख्याएं कट रही तो काट दो। ठीक है, यानी कि जो y का मान है बच्चों वो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, देखो y का मान 1 आ गया। ठीक है, तो इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 गुणे y का मान क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का गुणा 1 में करोगे तो आपको 8 मिलेगा, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ से जो x का मान 8 आ गया, y का मान 1 आ गया। ठीक है, तो हमको क्या बताना था, हमको संख्या बताना था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें संख्या की, तो देखो संख्या आपका क्या था, संख्या आपका था 10y प्लस एक्स था। ठीक है, तो संख्या यहाँ पर आपका क्या था, 10y प्लस एक्स था। तो इसमें हम क्या करेंगे, x और y का मान रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका 10 हो गया, y का जो मान है वो 1 है तो गुणे 1 हो जाएगा, प्लस x का जो मान है वो 8 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 गुणे 1 करोगे तो आपको 10 मिलेगा, प्लस 8 दोनों को ऐड कर दोगे तो 18। ठीक है, यानी कि जो संख्या है बच्चों वो आपको क्या मिल गया, जो संख्या है वो आपको 18 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से आप नीचे बता देना। ठीक है, यहाँ से आप नीचे लिख देना, अतः जो संख्या है, ठीक है, अतः जो संख्या है, इस प्रकार से देखो सॉल्व कर कर बता देना। ठीक है, अतः जो संख्या है वो आपका क्या था, 10y प्लस एक्स था। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 गुणे 1 प्लस 8, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो जो संख्या होगा वो 18 है, इस प्रकार से।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपको सॉल्व करना था। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो आपको वीडियो को एक बार बैक करो, इसको एक बार फिर से देखो और अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो मैं आपको बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर पर है, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, अब मीना कोई लड़की है, वो 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजासी से, खजासी मतलब समझ रहे हो, जो पैसा देता है ना, ठीक है, जो काउंटर पर बैठा रहता है, जो पैसा गिन कर देता है, वो वही आपका क्या होता है, खजासी होता है। ठीक है, तो उसने खजासी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के नोट कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि देखो अगर हम सिंपल बात में अगर हम बात करें तो मीना बैंक गई 2,000 रुपये निकालने के लिए। ठीक है, अब उसने काउंटर वाले से बोला कि हमको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। ठीक है, यानी कि 50 रुपये वाला नोट और 100 रुपये वाला नोट चाहिए। ठीक है, उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि 50 रुपये वाला जो नोट है और 100 रुपये वाला जो नोट है, दोनों को मिलाकर वो 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है कि भैया वो 50 के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो चलो आज सॉल्व करते हैं। देखो जो पूछे प्रश्न में बच्चों हम उसी को मान लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से पूछ रहे हैं 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट कितने कितने हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 रुपये के जो नोट है उसको हम एक्स मान लेंगे और जो 100 रुपये के जो नोट है उसे हम वाई मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो प्रश्न में कहेगा उस प्रकार से रखेंगे सभी मान को और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या आपसे पूछ रहा है, 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना 50 रुपये के, ठीक है, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना 50 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो एक्स है। ठीक है, इसी प्रकार 100 रुपये के, 100 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है, 100 रुपये के जो नोटों की संख्या है उसे हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको कहा है कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है और जो 100 रुपये के नोटों की संख्या है, दोनों को मिलाकर वो 25 नोट प्राप्त की। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखो अगर हम बात करें, देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी कि देखो ये आपका 50 रुपये नोटों की जो संख्या वो एक्स है, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस 100 रुपये नोटों की जो संख्या वो वाई है, तो वाई हो जाएगा। दोनों को मिलाकर वो कितने नोट प्राप्त की, 25 नोट प्राप्त की। ठीक है, तो इसको आपको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेना है। ठीक है, और बच्चों प्रश्न में आपको शुरुआत में कहा था कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजासी से 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, यानी कि 50 रुपये के जो नोट है बच्चों उसको हमने एक्स माना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा, और प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने वाई माना है, तो यहाँ पर आपका 100 वाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपको मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या करते हैं ना, पहले हम इसको कॉमन यानी कि पहले इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर अगर 50 को कॉमन करो, ठीक है, 50 को उभयनिष्ठ लो, तो यहाँ से सिर्फ आपका क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस 50 दूना 100, यानी कि यहाँ से आपका 2 हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो इज इक्वल टू आपका कितना है, 2,000 है। ठीक है, तो 50 यहाँ पर आपका क्या है, गुणा में इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2,000 बट्टे 50 मिलेगा। ठीक है, देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया और 5 एकम 5, 5 चौका 20, यहाँ पर एक जीरो बच रहा है। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, यानी कि जो दूसरा समीकरण बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बनेगा, 40 बनेगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 अभी मत बनाओ, इसको सॉल्व कर इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिया। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना कैसे। ठीक है, देखो तो पहले यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर हमने मान लिया कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या वो एक्स है और जो 100 रुपये के नोटों की संख्या वो वाई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रश्न में आपको कहा है
कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने एक हजासी से कहा 50 रुपये के नोट दो और 100 रुपये के नोट दो, ठीक है। तो यानी कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों को जब मिलाकर अगर हम बात करें तो वो कितने रुपए होंगे, 2,000 होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 50x + 100y इक्वल टू कितने हो गए, 2,000 हो गए, ठीक है। और कुल कितने नोट थे, यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये की जो नोटों की संख्या है, यानी कि इन दोनों नोटों को जब हम मिलाएंगे तो कुल कितने नोट थे, 25 थे, ठीक है। तो इस प्रकार से x + y इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 आपका ये हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 यानी कि इसको हमने 2 बनाने से पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका सरल मान आएगा उसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो जो सिंपल पड़े उससे सॉल्व करो, आप प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है। देखो समीकरण नंबर 1 है आपका x + y इक्वल टू 25 है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 है आपका x + 2y इक्वल टू 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं। तो देखो ये जो x वाला टर्म है दोनों सेम है, ठीक है, और दोनों सेम है पर ये प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है। यानी कि इसको हमको क्या करना होगा, इसको माइनस बनाना होगा। तो माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये आपका प्लस का है, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो ये जो माइनस वाला टर्म है ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। -2y में से एक प्लस का y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और -40 में से प्लस का 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस काट दो, तो यहाँ से जो y का मान आ गया वो कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। y का मान 15 आ गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में रखकर हम x का मान याद कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 है आपका x + y इक्वल टू 25, ठीक है। तो x + y के स्थान पर हम 15 रखेंगे, बराबर में कितना है आपका 25 है, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, 15 को उधर भेजोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 25 में से 15 जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो x का मान है वो 10 आ गया और जो y का मान है वो 15 आ गया, ठीक है। अब x जो था वो हमने क्या यहाँ पर माना था, 50 रुपये के नोटों की संख्या माना था, और जो y था उसने हमें 100 रुपये के नोटों की संख्या माना था, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दोगे अतः जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है, ठीक है, 50 रुपये नोटों की संख्या, नोटों की जो संख्या है इसको हमने x माना था, तो जो x का मान है वो कितना आ गया, 10, ठीक है। वही अगर हम बात करें 100 रुपये के, देखो 100 रुपये नोटों की संख्या, ठीक है, 100 रुपये के नोटों की जो संख्या है, यानी कि देखो 100 रुपये की जो नोटों की संख्या था उससे हमने क्या माना था, y माना था, ठीक है। तो यहाँ से y हो जाएगा, और y का जो मान है बच्चों कितना है, 15, ठीक है। तो 50 रुपये, देखो 50 रुपये के, ठीक है, और 100 रुपये के, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, वो 10 है, और जो 100 रुपये के नोटों की संख्या वो 15 है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यह तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको चेकआउट करना है कि जो x और y का मान आया है, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x और y को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका क्या है, x + y इक्वल टू 25 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर x का मान कितना है आपका 10 है, प्लस y का जो मान है वो कितना है 15 है। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा, जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार बैक करो, एक बार फिर से देखो और एक बार अच्छे तरीके से समझ लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पर है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। देखो बच्चों प्रश्न को ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ करा है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है।
तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। ठीक है, देखो नियत किराया जो है वो 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, और यहाँ से हमको प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी ज्ञात करना है। प्रत्येक अतिरिक्त यानी कि प्रतिदिन का किराया, यानी कि जो फाइन लगता है ना, जैसे अगर हम किसी पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी से अगर हम बुक लेते हैं, कुछ दिन एक्स्ट्रा घर पर रख लेते हैं तो उसका कुछ फाइन लगता है। ठीक है, तो उस फाइन को ज्ञात करना है, यानी कि अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, और बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना। देखो यहाँ से जो पूछेगा प्रश्न में उसी को पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न में कहा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे कि माना माना जो नियत किराया है। ठीक है, माना नियत किराया। ठीक है, नियत जो किराया है उसको क्या मान लेते हैं, वो x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, जो नियत किराया बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि 3 दिनों का नियत किराया है। ठीक है, प्रश्न में आपको शुरू में कहा है। ठीक है, जो नियत किराया है उसको हम x रुपये मान लिए। ठीक है, और यहाँ से जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है उससे हम क्या मानेंगे, y रुपये मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है हम उसे y रुपये मान लेंगे। ठीक है, देखो अगर आप प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी कि इतना नहीं लिखना चाहते हो तो इसके स्थान पर आप प्रतिदिन का किराया भी लिख सकते हो। ठीक है, या इस प्रकार से लिख सकते हो कि प्रतिदिन का जो किराया है वो y रुपये है। ठीक है, तो हमने प्रश्नानुसार जो माना, जो आपको प्रश्न में कहा था उसी प्रकार से इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, प्रश्नानुसार आपको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति के लिए। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में। ठीक है, देखो प्रथम स्थिति में अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न में अगर हम बात करें प्रथम स्थिति में, देखो प्रश्न कराए किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, इतना छोड़ो पहले। यहाँ से देखो प्रथम स्थिति में सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, सरिता नाम की लड़की है, वो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, सरिता नाम की कोई लड़की है, वो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। ठीक है, अब 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सरिता को कितना फाइन देना पड़ेगा, देखो उसने एक पुस्तक 7 दिनों तक रखी। ठीक है, और जो प्रथम 3 दिनों का किराया था वो नियत था। ठीक है, तो नियत किराया तो हमने x माना है। ठीक है, पर जो नियत किराया था वो 3 दिनों का था। ठीक है, यानी कि उसका जो लिमिट था वो सिर्फ 3 दिन का था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे, तो 7 में से 3 को घटाओगे तो 4 आएगा, यानी कि वो 4 दिन का वो फाइन देगी, यानी कि अतिरिक्त किराया देगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। ठीक है, और लाइब्रेरी वाले ने कहा है कि जो भैया वो जो पुस्तक है उसका जो लिमिट है वो सिर्फ आप 3 दिन तक रख सकते हो। ठीक है, उसका जो लिमिट है वो क्या कर सकते हो, आप 3 दिन तक घर पर रख सकते हो। ठीक है, पर सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक रख लिया। ठीक है, तो अगर हम 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि उसको 4 दिन का फाइन यानी कि अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कितना आ गया, अतिरिक्त किराया कितना आ गया, 4, यानी कि 4 दिन का उसको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे। देखो जो नियत किराया है बच्चों वो आपका x है। ठीक है, तो नियत किराया तो आपका चेंज होगा नहीं, ये आपका सिर्फ क्या रहेगा, x रहेगा, प्लस y हमने किसको माना, अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, तो अतिरिक्त दिन का किराया यानी कि कितने दिन का फाइन देगी, 4 दिन का फाइन देगी, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, कुल कितने रुपए दी, तो कुल आपके 27 रुपए दी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेना है। ठीक है, अगर इतना समझ लिए तो इसके बाद जो हम करेंगे वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो बच्चों अभी से क्या करो ना, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, एक बार फिर से देखो और अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, इसमें देखो बहादुरी क्या है, इसमें आपको समीकरण बनाना ही बहादुरी है। अगर आप समीकरण बना लोगे तो आप x और y का मान ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में इस प्रकार से हमने इसका समीकरण नंबर 1 बना लिया। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में। देखो द्वितीय स्थिति में, ठीक है, द्वितीय स्थिति में अगर हम बात करें, ठीक है, में है, ठीक है, द्वितीय स्थिति में अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न क्या करा है। देखो
कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, अब कोई सुशी नाम की लड़की है। ठीक है, अब सुशी नाम की लड़की है, वो सुशी जो है वो 5 दिनों तक पुस्तक रखी। ठीक है, तो 5 दिनों तक रखी तो 5 दिन में से हम क्या करेंगे, पहले ये जो नियत किराया था आपका यानी कि 3, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि सुशी को क्या करना पड़ेगा, 2 दिन का फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो जो नियत किराया है वो आपका एक्स ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से अगर हम बात करें जो 2 है यानी कि 2 दिन का फाइन देगी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का यानी कि जो फाइन है उसको हमने वाई माना है, तो यहाँ से जो फाइन देगी वो 2 दिन का देगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर कुल कितने रुपए दिए, तो कुल 21 रुपये दिए। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे ना, विलोपन विधि का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपल पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 आपका है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, और समीकरण नंबर 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है। ठीक है, तो अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखो ये जो x वाला टर्म है दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो दोनों तो सेम है पर यहाँ पर दोनों क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ से ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। ठीक है, जब चिन्ह का परिवर्तन करेंगे तो यहाँ से आपको लिख देना है घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो ये प्लस का x ये माइनस का x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 4y में से 2y जाएगा तो आपका 2y बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 27 में से 21 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो y इज इक्वल टू यहाँ पर 6 हो गया, 2 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि जो y का मान है बच्चों को कितना आ गया, y का मान 3 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप लिखोगे y का मान समीकरण किस में रखना चाहोगे, देखो समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस 4 इंटू वाई, वाई का मान क्या है 3 है तो 3 रखोगे, बराबर में आपका 27 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 27 हो गया, 12 को उधर भेजोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 27 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 27 में से 12 जाएगा तो आपका 15 बचेगा। ठीक है, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान 15 आ गया, y का मान 3 आ गया। और देखो बच्चों यहाँ पे जो x था वो हमने क्या माना था, x जो था आपका नियत किराया था, और y जो था वो आपका प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी कि प्रतिदिन का किराया था। ठीक है, यानी कि जो फाइन है वो था। ठीक है, तो यहाँ से हम बता देंगे कि अतः 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 जो नियत किराया है, ठीक है, अतः जो नियत किराया है वो कितना है, जो नियत किराया यानी कि जो x है वो आपका कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, और वहाँ से और यहाँ से अगर हम बात करें प्रतिदिन का, ठीक है, देखो प्रतिदिन लिखो या प्रत्येक अतिरिक्त दिन लिखो एक ही बात है। ठीक है, वह प्रतिदिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने y माना था, तो जो y का मान है वो कितना है, 3 है। ठीक है, यानी कि प्रतिदिन का किराया यानी कि जो फाइन है वो कितना है, 3 रुपये है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो सरिता थी वो 7 दिनों तक पुस्तक रखी। ठीक है, तो 7 में से 3 को हम घटाएं, ठीक है, यानी कि हम 3 दिन तक ही पुस्तक रख सकते थे। ठीक है, तो 7 में से 3 घटाए तो 4 आया, यानी कि उसे 4 दिन का फाइन देना पड़ेगा। तो सरिता कितना फाइन दी, सरिता देखो 4 दिन का यानी कि एक दिन का 3 रुपये है। ठीक है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 12 रुपये, यानी कि सरिता को कितने फाइन देना पड़ेगा, कितने रुपए, तो सरिता को 12 रुपये फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो सुशी थी वो 5 दिनों तक एक पुस्तक रखी। ठीक है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 दिन का उसको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 दिन का फाइन देगा तो एक दिन का फाइन कितना है, 3 रुपये है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 6 रुपये। ठीक है, यानी कि सुशी को कितना देना पड़ेगा फाइन, 6 रुपये, और सरिता को 12 रुपये। ठीक है, अगर तो आपको ये प्रश्न में पूछा नहीं है कि फाइन कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि ये जो प्रश्नावली 3.3 है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है,
इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, आज की वीडियो में हम इस प्रश्नावली 3.3 को कंप्लीट किए। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली, ठीक है, ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 4 को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अपलोडेड है। ठीक है, देखो इससे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 था वास्तविक संख्या है, चैप्टर नंबर 2 जो था आपका बहुपद, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 तो अभी सॉल्व कर लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 4 है ना, और जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, ठीक है, यानी कि जितने भी चैप्टर है ना, अगर सभी का वीडियो देखना चाहते हो तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्नावली 3.3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और बच्चों अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी वो भी आपको बता देना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।